स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक संख्या से, उसके बाद पूर्ण संख्या देखेंगे, फिर पूर्णांक है, फिर जाएंगे हम लोग परिमेय संख्या पे। परिमेय और अपरिमेय पढ़ेंगे, यानी नीचे से स्टार्ट करेंगे ऊपर तक, सभी को एक एक स्टेप समझेंगे, इस पे चर्चा किया जाएगा। प्यारे प्रशिक्षुओं और शिक्षार्थियों, मैं राहुल सर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल राहुल सर गोंडा पे। प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा, ये जो चैप्टर है वो लेके आ गया हूं। अब इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम संख्याओं के बारे में सीखेंगे। संख्याएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कितने उसके पार्ट्स होते हैं और हमें सिलेबस में पढ़ना क्या है। देखिए, आपके जो सिलेबस में है उसी को पढ़ना है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। लोग फिजूल का जो सिलेबस में नहीं है वो भी पढ़ जाते हैं और जो इम्पॉर्टेंट रहता है वो बच जाता है, वो छूट जाता है। तो इसलिए सबसे पहले आप जानिए कि आपका सिलेबस में है क्या, आपको पढ़ना क्या है। इससे पहले 2 चैप्टर मैंने हल करवा दिए, जितने भी उस पर क्वेश्चन बनने थे मैंने उस सारे सॉल्व करवा दिए हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक पिछला वीडियो या फिर पिछला चैप्टर ना देखा हो, यहाँ आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा। आप जाके सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर को देखिए, उसके बाद आप थर्ड चैप्टर सीक्वेंस वाइज देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका ये टॉपिक जो कि है प्राकृतिक, पूर्ण। देखिए, प्राकृतिक संख्या अलग है, पूर्ण संख्या अलग है, पूर्णांक और परिमेय संख्या अलग है। सबसे पहले शुरू करते हैं संख्याओं से। संख्याएं क्या होती हैं? तो बेटा, संख्याएं वो हैं जिनसे किसी गिनती का हमें बोध होता है। जैसे मान लीजिए किन्हीं वस्तुओं को अगर हमें गिनना है तो उसमें संख्याएं प्रयुक्त की जाती हैं, संख्याओं का उपयोग किया जाता है। मेरे हाथ में, मान लीजिए मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि ये मार्कर कितने हैं तो आप कहेंगे 1, 2, यानी कितने मार्कर हैं? 2। तो संख्याएं प्रायः इसी उपयोग में आती हैं कि किसी वस्तुओं के गिनने का बोध हो सके, वो सभी क्या हैं? संख्याएं हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले संख्या। अब ये संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं? तो संख्याओं को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला प्रकार है जो, वो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। जो इसका दूसरा पार्ट है वो है काल्पनिक संख्या। और जो तीसरा पार्ट है वो है मिश्रित संख्या। तो इस प्रकार संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, वास्तविक, काल्पनिक और मिश्रित संख्या। अब ये वास्तविक संख्या क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं जैसे कि 1, 2, 3, √2, ये सारी संख्याएं क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। जबकि काल्पनिक संख्याएं कैसी होती हैं? तो काल्पनिक संख्याओं की अगर बात की जाए तो अगर आपको कहीं रूट में -1 लिखा दिख जाए तो इस प्रकार की संख्याओं को काल्पनिक संख्या कहते हैं। इमेजिनरी नंबर बोलते हैं इसको। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, ये इमेजिनरी नंबर होता है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस रूट के अंदर जब माइनस लिखा होता है तो हम इसको आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आई लिखते हैं। ऐसे ही यदि कहीं आपको रूट के अंदर -2 लिखा दिख जाए, इसका मतलब, अच्छा, इस √2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? -1 गुणे √2, इस तरह भी लिख सकते हैं। इसका अर्थ यही हुआ। और हमें पता है कि रूट में -1 को ही आई लिखते हैं, तो इसका जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? √2i। ठीक है। तो इस प्रकार ये काल्पनिक संख्याएं होती हैं। अब मिश्रित संख्याएं क्या होती हैं? मिश्रित संख्याओं का अर्थ यह है
कि जब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या आपस में मिलते हैं तो वो मिश्रित संख्या हो जाते हैं। जैसे मैंने कोई नंबर लिख दिया 3 प्लस रूट अंडर रूट 2i, ये कैसी संख्या हो जाएगी? मिश्रित संख्या हो जाएगी। जैसे मैंने लिख दिया 5 प्लस 5 रूट 5i, तो ये कैसी संख्या? मिश्रित संख्या। तो बच्चों अब ध्यान दीजिएगा, जो हमको पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में है, वो ना तो ये है और ना ही ये है। ना काल्पनिक नंबर पढ़ना है, ना मिश्रित संख्याएं पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? हमें वास्तविक संख्याओं को पढ़ना है। आपके सिलेबस में वास्तविक संख्याएं हैं। अब देखिए, तो वास्तविक संख्याओं को पढ़ना है तो इनके भाग को अब देखते हैं। तो वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो ये दोनों भाग हैं। पहला है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरा है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसको बोलते हैं रैशनल नंबर, और ये होता है इरेशनल नंबर। समझिए अब परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। परिमेय संख्याएं मतलब ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, वो सभी संख्याएं क्या होंगी? परिमेय संख्या होगी। लेकिन जो Q होगा, यानी जो हर में संख्या लिखी होगी, उसका मान 0 नहीं होगा। अर्थात परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब समझिए, जैसे मैंने एक संख्या लिख दिया 2/3, 2/3, तो 2/3 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, P/Q के फॉर्म में लिखा है और इसके हर में 0 नहीं है, तो यह एक परिमेय संख्या है। अगर लिख दिया जाए 5, बताइए 5 एक परिमेय संख्या है या नहीं है? तो 5 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जिसके बटे में कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है? 1 होता है। इसके अंश में क्या है? 5 और हर में क्या है? 1, तो इसलिए ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये दोनों परिमेय संख्या है। कौन नहीं होगा परिमेय संख्या? तो जैसे 5 लिखा है और बटे में 0 लगा दिया गया, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसको भी समझिए, क्योंकि किसी भी संख्या के अगर हर में 0 होता है तो वो अपरिभाषित हो जाता है, इसीलिए ये क्या होगा? इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगी। समझ में आ गया? अब आते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब जिसे P/Q के फॉर्म में ना लिखा जा सके, वो सभी क्या होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। इनका उदाहरण जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, पाई हो गया, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब आइए देखते हैं परिमेय संख्या के कितने भाग होते हैं। परिमेय संख्या को किन भागों में बांटा जा सकता है? तो परिमेय संख्या को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? इनको 2 भागों में बांटते हैं। एक तो पूर्णांक, पूर्णांक यानी कि इंटीजर, और दूसरा है दशमलव संख्या। एक पूर्णांक हो गया और दूसरा दशमलव। समझिए इन दोनों को। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, यानी ऐसा अंक जो अपने आप में कंप्लीट हो, अपने आप में पूर्ण हो, वही पूर्णांक कहलाता है। जैसे कि मैंने कहा 5, तो 5 एक अंक है और अपने आप में कंप्लीट है, पूर्ण है, तो ये क्या होगा? पूर्णांक होगा। अब पूर्णांक में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? तो पूर्णांक में प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या और जितनी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वे सभी आती हैं। इन सभी के समूह को हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे पूर्णांक की यदि बात की जाए तो ये होंगी
एक संख्या रेखा पे हम आपको लिख के समझाते हैं। तो बीच में अगर 0 होगा, जब दाहिनी तरफ बढ़ेंगे तो 1 इधर धनात्मक होगा, सब प्लस, ये +2 +3 +4 +5 ऐसे चलते जाएंगे कहाँ तक? अनंत तक। जब बाईं तरफ बढ़ेंगे तो -1 -2 -3 -4 और कहाँ तक आ जाएंगे? अनंत तक आ जाएंगे। ठीक है, तो इन सभी के समूह को हम प्रायः पूर्णांक कह देते हैं। यही क्या होता है? पूर्णांक होता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कहीं भी आपको दशमलव संख्याएं नहीं मिलेंगी। 1 के बाद सीधा 2 मिलेगा, 2 के बाद सीधा 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5, 10, 15, 20, 1000, 2000 मिलेगा, लेकिन कहीं आपको दशमलव जैसी संख्याएं नहीं मिलेंगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि वे सारी संख्याएं, वे सारे नंबर जो अपने आप में कंप्लीट हों, किसी और का सहारा ना ले रहे हों, तो वही क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। इसका अपोजिट, इसका उल्टा क्या होगा? तो इसका उल्टा बेटा दशमलव संख्याएं, जैसे मैंने लिख दिया 2.5 या 1.2, 3.5, ये हो गई सारी दशमलव संख्याएं। तो आपने देखा कि जो परिमेय संख्याएं हैं उनको हमने 2 भागों में बांटा। 2 भाग कौन कौन से? एक तो पूर्णांक हो गया और दूसरा दशमलव संख्या हो गया। अब देखिए, जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भाग हैं? आइए देखते हैं। पूर्णांक को 2 भागों में बांटते हैं। जो पहला भाग होता है उसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या, और इसका जो दूसरा भाग है वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। तो इन दोनों भागों में बांटा गया किसको? पूर्णांक को। अब देखिए, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या को भी समझते हैं। अभी से एक सरसरी निगाह में इनको देखते हैं, समझते हैं, बाद में इन सभी को एक एक टॉपिक लिख के बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे और उसका उदाहरण सहित आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर क्या होते हैं। वे सभी संख्याएं जहां से हम गिनना प्रारंभ करते हैं, वे सभी संख्याएं जहां से हम गिनना प्रारंभ करते हैं, वे सभी संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए हमने इकट्ठा, मान लीजिए हमारे हाथ में इतना मार्कर है, ठीक है, इतने मार्कर हैं हमारे हाथ में। अगर मैं आपको कह दूं कि इसको आप काउंट करिए, तो क्या आप 0 से शुरू करेंगे या फिर माइनस से शुरू करेंगे? कहां से शुरू करेंगे? तो आप हमेशा 1 से शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और जितना होगा उतना गिनते चले जाएंगे, यानी उसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत तक। तो कहाँ से स्टार्ट किया हमने? 1 से स्टार्ट किया और कहाँ तक चले गए? अनंत तक चले गए। तो बस इसी को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, इसी को नेचुरल नंबर कहते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। 1 से लेके अनंत तक सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 डॉट 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, अनंत तक। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण, जैसे इसके नाम में लिखा है पूर्ण, यानी कुछ तो मतलब होगा, तभी तो इसको पूर्ण कहा गया, तभी तो इसको कंप्लीट या होल नंबर कहा गया। देखिए, पहले जो संख्याएं थी वो कितनी थी? जो पहले प्राप्त संख्याएं थी 1 से लेके 9 तक। हमें 0 की खोज बाद में पता चली कि 0 बाद में खोज हुआ 0 का। तब जब 0 हमें मिल गया, तब ये सभी संख्याओं को कंप्लीट कर दिया। जैसे
ढेर सारी वस्तुओं को गिनने के लिए पहले क्या किया जाता था, मान लीजिए 90 वस्तु है तो उसको अगर गिनना होता था और 0 नहीं था हमारे पास तो कैसे गिनते थे उसको, तो उसको 9 के समूह में, 5 के समूह में, 8 के समूह में बांट दिया जाता था। तो इस प्रकार कठिनाई होती थी। जब हमें 0 मिला तो हम 1 को ही क्या बना दिए, 0 लगा के 10 बना दिए, और 9 के आगे जब 0 लगा दिए तो क्या हो गया, 90। यानी ये पूरी संख्याओं, पूरी वस्तुओं को कंप्लीट कर देता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या यानी कि जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर लिया जाता है तो वही पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक, और इसके आगे बस हमने 0 लिख दिया तो ये क्या बन गए, ये पूर्ण संख्याएं बन गई। बेटा समझ में आ गया? तो आप अंतर समझ गए होंगे। आपसे पूछ लिया जाए एक शब्द में कि प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याओं में क्या अंतर होता है, मात्र 0 का अंतर होता है। पूर्ण संख्याओं में 0 होती हैं, जबकि प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं होता है। एक क्वेश्चन बन सकता है इस पे। क्वेश्चन ये है, अगर आपको 2 कथन दे दिया जाए, कथन इस प्रकार होगा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। और दूसरा कथन दे दिया जाए कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत? क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? आइए देखते हैं। यहीं से तो शुरू है प्राकृतिक संख्या और यहाँ अनंत तक, तो हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। जबकि देखिए क्या यहाँ 0 लिखा है, जब 0 नहीं है तो यहाँ पूर्ण संख्या नहीं है। इसीलिए हमारा कौन सा कथन सही होगा, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं और सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्या, अब प्राकृतिक संख्या को देखते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है? बेटा इन प्राकृतिक संख्याओं को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4। कौन कौन से? पहला तो हो गया सम संख्या, आप सभी इससे परिचित होंगे। दूसरा विषम संख्या, तीसरा है भाज्य संख्या और चौथा है अभाज्य संख्या। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, मुख्यतः हमारा टॉपिक यही होने वाला है। सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्याओं को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका समझ लीजिए 1 2 3 और 4 टॉपिक हैं, तो 4 चैप्टर हैं। सबसे पहला चैप्टर होगा जो, वो है प्राकृतिक संख्या। शुरू करते हैं अब प्राकृतिक संख्या के बारे में, और इनके जितने पार्ट हैं सबको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक संख्या से, जिसमें सम, विषम, भाज्य, अभाज्य देखेंगे। उसके बाद आपका टॉपिक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या देखेंगे। फिर पूर्णांक है, पूर्णांक को पढ़ेंगे, दशमलव पढ़ेंगे। फिर जाएंगे हम लोग परिमेय संख्या पे, परिमेय और अपरिमेय पढ़ेंगे। यानी नीचे से स्टार्ट करेंगे ऊपर तक, सभी को एक एक स्टेप समझेंगे और बारीकी से इस पे चर्चा किया जाएगा। आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग बस निरंतर जुड़े रहिए। ये वादा है मेरा कि आप लोगों का सिलेबस पूरी तरह से यहाँ कंप्लीट होगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आपके एग्ज़ाम पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं प्राकृतिक संख्याओं को और देखते हैं क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो आइए बच्चों देखते हैं आपका जो पहला टॉपिक है प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। क्या होते हैं नेचुरल नंबर, क्यों नाम पड़ा इसका प्राकृतिक संख्या? प्राकृतिक संख्याएं मतलब वे सभी संख्याएं जो प्रायः वस्तुओं के गिनने
अथवा गणना करने में प्रयुक्त की जाती हैं वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वे सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं बच्चों। उदाहरण के तौर पे लिखा मैंने 1 2 3 4 5 कहाँ तक? अनंत तक। इनको ऐसे भी लिखा जाता है n, और ये सभी समुच्चय हैं प्राकृतिक संख्याओं का यानी नेचुरल नंबर का। तो इसको 1 से लेके कहाँ तक? अनंत तक लिख सकते हैं। ये इसका एग्जाम्पल हुआ। एक छोटा सा एग्जाम्पल और समझिए। यहाँ पे मैंने कुछ बॉल्स बनाई हुई हैं, कुछ गेंद बनाया हुआ है। तो जैसे अब आपको मान लीजिए इसको काउंट करना है, तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो आप सबसे पहले कहेंगे कि सर 1 2 3 4 5 और 6। तब आप बता पाएंगे कि ये कितनी गेंदें हैं। तो कहेंगे कि 6 गेंदें हैं। इसमें कुल 6 गेंदें हैं। हमने 1 से गिनना प्रारंभ किया और जितनी गेंदें यानी 6 गेंदें थीं तो 6 तक गिना। तो इसी को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं जो गणना करने में प्रयुक्त की जाती हैं। समझ गए? अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो याद रखने योग्य हैं। जैसे कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। आपके सेमेस्टर में एक बार यह प्रश्न पूछा गया था कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। उसमें 0 भी दिया गया था, 1 दिया गया था, माइनस में एक संख्या थी। तो कई बच्चों ने 0 पे टिक कर दिया, जो कि आंसर गलत हो गया। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? तो 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। दूसरा पॉइंट है, प्राकृतिक संख्याओं में 0 या कोई नकारात्मक या भिन्नात्मक संख्या नहीं होती है। यहाँ पे जैसे उदाहरण में आपको कहीं पे 0 दिख रहा है नहीं, यानी कि इसमें प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं होता है और ना ही कोई नकारात्मक यानी निगेटिव संख्या भी नहीं होती। ना 0 होगा, ना -1 -2, ये सारी संख्याएं नहीं होंगी। और भिन्नात्मक यानी भिन्न वाली कोई भी संख्या नहीं होगी। ये सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। ये हो गया दूसरा पॉइंट। देखते हैं तीसरा पॉइंट। 1 के अतिरिक्त किसी प्राकृतिक संख्या से ठीक पहले की प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती होती है। आप लोग हो सकता है पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, उत्तरवर्ती के बारे में जानते हो। अगर नहीं जानते हैं तो इसके बाद अनुवर्ती और पूर्ववर्ती, उत्तरवर्ती पे डिस्कस किया जाएगा। थोड़ा सा देखिए, 1 के अतिरिक्त किसी प्राकृतिक संख्या से ठीक पहले की प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती होती है। 1 के अतिरिक्त यानी कह रहा है कि 1 को छोड़ दीजिए, उसके बाद आप कोई संख्या ले लीजिए। मान लीजिए संख्या 4 है, तो इससे ठीक पहले यानी इससे ठीक पहले कौन आता है? 3 आता है। तो 3 उसकी पूर्ववर्ती होगी, यानी 3 4 की पूर्ववर्ती होगी। पूर्ववर्ती मतलब जो पहले आए। 1 की क्यों नहीं होगी? क्योंकि 1 के पहले क्या आता है? 0 आता है, और ये तो प्राकृतिक संख्या है ही नहीं, इसीलिए 1 की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। अगला पॉइंट देखते हैं, इसको भी और अच्छे से समझा जाएगा। पूर्ववर्ती, अनुवर्ती क्या होती है? 1 की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती, जैसा कि मैंने बता दिया। 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 क्या है? नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। उसके बाद प्राकृतिक संख्याओं में कोई सबसे बड़ी संख्या नहीं होती है। कैसे कोई सबसे बड़ी संख्या नहीं होगी? तो देखिए, इसलिए कोई सबसे बड़ी संख्या प्राकृतिक नहीं होती है क्योंकि जो गिनती है, जो गणना है, वो कहाँ तक होता है? अनंत तक होता है। जैसे अभी मान लीजिए आपको गिनने के लिए कह दिया जाए कि आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में कितने बच्चे हैं, तो शायद आप गिन ले जाएं। लेकिन यदि आपके ज़िले में गिनने के लिए कह दिया जाए तो भी आप गिन ले जाएंगे, लेकिन बहुत समय लग जाएगा। लेकिन अगर कह दिया जाए कि आसमान में कितने तारे हैं, गिनती तो होगी उन सब की, लेकिन क्या गिनना संभव है? नहीं है, क्योंकि संख्या कितनी है? बहुत ज़्यादा है, अनंत है। इसीलिए जो गिनती की प्राकृतिक संख्याओं की जो संख्या है वो कितनी है? अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं इसके आगे 2 टॉपिक, पूर्ववर्ती, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती। क्या होता है पूर्ववर्ती? यहीं पे समझने का प्रयास करते हैं।
एक तो पहला है पूर्ववर्ती, अब देखिए ये पूर्ववर्ती क्या होता है, पूर्व मतलब पहले, यानी जो किसी संख्या के पहले आए वही उस संख्या की पूर्ववर्ती कहलाएगी। उदाहरण से समझिए, जैसे कि 5 की पूर्ववर्ती संख्या अगर पूछी जाए, 5 की पूर्ववर्ती संख्या, बताइए क्या होगा। आपको जब कभी भी पूर्ववर्ती पूछा जाए तो बस आपको एक माइनस कर देना है, एक घटा देना है। तो 5 की पूर्ववर्ती कैसे बताएंगे, तो 5 माइनस 1 यानी कि 4। 5 की पूर्ववर्ती क्या हो गई, 4 हो गई। यदि आपसे कह दिया जाए कि x की पूर्ववर्ती क्या होगी, अब बताइए x की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो आप बस इसमें भी एक माइनस कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए 100 की पूर्ववर्ती, तो इसमें भी एक माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 99। यानी कि वह संख्या जो किसी संख्या के ठीक पहले आती है वह उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। इसी का जस्ट उल्टा अनुवर्ती या उत्तरवर्ती होता है, देखते हैं उसको भी। दूसरा है अनुवर्ती, कहीं कहीं आपको उत्तरवर्ती भी लिखा दिखेगा। अब ये अनुवर्ती उत्तरवर्ती क्या है, मान लीजिए 5 की हमें अनुवर्ती बताना है, अनुवर्ती संख्या बतानी है, तो क्या करेंगे, 5 में बस एक जोड़ देंगे, जैसे उसमें घटाते थे ऐसे इसमें जोड़ देंगे, तो 5 की अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 5 की अनुवर्ती संख्या 6 हो जाएगी। अगर 100 की अनुवर्ती पूछ लिया जाए तो इसमें भी एक जोड़ दीजिए, तो 100 की अनुवर्ती क्या हो जाएगी, 101 हो जाएगी। बच्चों आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। यदि कोई संख्या दे दी जाए, जैसे हमने संख्या लिखी 10 और पूछ ले कि इसकी उत्तरवर्ती और अनुवर्ती संख्या बताइए, तो उत्तरवर्ती मतलब +1 और पूर्ववर्ती मतलब -1। अगर इसका अनुवर्ती बताना हो या उत्तरवर्ती बताना हो या पूर्ववर्ती बताना हो, तो पूर्ववर्ती में एक माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, उत्तरवर्ती में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी अनुवर्ती, पूर्ववर्ती, उत्तरवर्ती संख्याएं। अब चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि आपकी हैं सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य और सहअभाज्य। इन सारी संख्याओं को देखते हैं। तो अब आपका जो अगला टॉपिक है वो है सम संख्या। अब ये सम संख्याएं क्या होती हैं, बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आए हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित होती हैं, जो 2 से पूरी तरह से कट जाती हैं, तो उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। यही आप लोग पढ़ते हुए आए हैं। एक परिभाषा और है, जिसको 2 भागों में बांटा जा सके, जिसको 2 भागों में बांटा जा सके वो क्या है, सम संख्याएं हैं। जैसे 2, 4, 6, 10 और 18 2 भागों में बांटा जा सके। इसका अर्थ है कि एक जो 2 संख्या है इसको 1 + 1 लिखा जा सकता है, जो 4 है इसको 2 + 2 लिखा जा सकता है, जो 6 है इसको 3 + 3 लिखा जा सकता है। और ये सभी जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 2 से ये भी कट जा रहा है, ये भी, यानी सारी संख्याएं 2 से क्या होंगी, कट जाएंगी, तो वे सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। अगला क्या है, विषम संख्याएं, ऑड नंबर। तो वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित ना हो या जो 2 से ना कटे, वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 9, 11, ये सारी संख्याएं क्या हैं, विषम संख्याएं हैं। इसके आगे भाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, वे सभी संख्याएं जो
एक से कट जाए, स्वयं से कट जाए, उसके अतिरिक्त कम से कम एक और ऐसी संख्या हो जो उसको काट दे, तो वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 हो गया, 6, 8, 9, इनमें से कोई एक संख्या उठाइए। जैसे मान लीजिए ये 8 है, तो 8 के कम से कम एक तो 1 से कट जाएगा। दूसरी कौन सी संख्या है? देखिए परिभाषा के अनुसार वे सभी संख्याएं जो 1 से कट जाएं। अब 1 से 8 तो कट जाएगा, और स्वयं से भी कट जाए यानी 8 से भी 8 कट जाएगा। इसके अतिरिक्त कम से कम एक संख्या और हो, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक और हो जो 8 को काट दे। तो आपको पता है 8 2 से भी कटता है, 8 4 से भी कटता है, 8 से और 1 से, यानी इसके कितने भाजक हो गए? 1 2 3 4 भाजक हो गए। तो इस प्रकार की संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण में 4 6 8 9, 9 भी भाज्य है। क्यों? क्योंकि 1 से कटेगा, 9 से कटेगा, उसके बाद 3 से भी कटेगा। कितने भाजक हो गए? 3 हो गए। तो इसको इसलिए भाज्य संख्या कहते हैं। अगला है अभाज्य संख्या। जो संख्याएं केवल 1 से अथवा स्वयं से कटती हो, इसके अलावा वो किसी से नहीं कटेंगी, तो वो अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे उदाहरण में 2 लिखा है, जो 2 है ये कैसी संख्या है? ये अभाज्य संख्या है। और 2 इकलौती ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो 2 3 5 7 11 ये सभी कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए इसमें कहीं उदाहरण में 1 नहीं लिखा है, ना इसमें लिखा है, ना भाज्य में ना अभाज्य में। तो क्या न भाज्य है और ना अभाज्य है? तो हाँ, एक ऐसी संख्या है जो ना भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। क्यों नहीं है? आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 1 लिख दिया। अब बात आती है भाज्य पे। तो वे सभी संख्याएं जो 1 से कटे, स्वयं से कटे और इसके अतिरिक्त कोई ऐसी संख्या हो जो काट दे। तो देखो 1 से तो कट जाएगा, स्वयं से भी कट जा रहा है, और इसके अतिरिक्त कौन होगा? इसके अतिरिक्त वो 1 ही होगा। यानी बार बार कौन आ रहा है? 1 ही आ रहा है 1 को काटने के लिए। इसीलिए ये भाज्य नहीं है। अब अभाज्य क्यों नहीं है? तो अभाज्य की क्या कंडीशन है? 1 से कटे अथवा स्वयं से कटे। तो यहाँ भी 1 से कट रहा है, स्वयं का मतलब 1 से कट रहा है, तो ये संख्याएं सेम हो जा रही हैं। इसीलिए न इनको भाज्य की कैटेगरी में रखा गया और ना ही अभाज्य की कैटेगरी में रखा गया। इनको दोनों जगह से निकाल के बाहर फेंक दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपके 4 टॉपिक कंप्लीट हुए। आइए बच्चों एक टॉपिक और देखते हैं, जो है सह अभाज्य संख्या। भाज्य देखा, अभाज्य देखा। अब देखिए सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यानी को प्राइम नंबर क्या होते हैं। इनमें हमेशा ये संख्याएं हमेशा जोड़े में होंगी, हमेशा पेयर में होंगी। कैसे होंगी? इनमें कोई 2 ऐसी संख्या लिखी होगी, जैसे मान लीजिए 2,3। ऐसी 2 संख्याएं जिनका भाजक केवल 1 हो, अथवा यह कह सकते हैं कि 2 ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से विभाजित हो, तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, को प्राइम नंबर कहलाएगा। यदि 4 और 6 लिख दिया जाए तो देखिए ये दोनों 1 से तो कट जा रहे हैं, लेकिन इसका एक और भाजक है जो कि है 2 से भी कट जा रहे हैं, इसीलिए ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। अगर 5,7 लिख दिया जाए, इनको 1 के अलावा कोई और संख्या काट सकती है? तो नहीं काट सकती है, इसीलिए ये संख्याएं क्या हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये समझ गए आप, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर। अब कुछ महत्वपूर्ण नोट हमने लिखे हैं, आप लोग इसको पूरा नोट करते चलिए। जितना मैं पढ़ाता हूँ उसका नोट्स बनाते चलिए, ये आपके रिवीजन करने में बहुत काम आएगा। पहला पॉइंट है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो है 2। अभी एग्जाम्पल में आप लोगों ने देखा। अगला पॉइंट है, 2 एक ऐसी संख्या है जो इकलौती सम अभाज्य संख्या है। आपको 2 के अलावा कोई भी सम संख्या ऐसी नहीं दिखेगी जो अभाज्य हो।
यानी दो इकलौती ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। अगला है एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अभी मैंने आपको बताया क्यों कि ये क्यों भाज्य नहीं है और अभाज्य भी नहीं है। अगला पॉइंट है, बहुत कम जगह ये आपको देखने को मिलेगा कि 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। 9 सबसे छोटी विषम भी है और भाज्य भी है, यानी 9 से कोई ऐसी छोटी विषम संख्या नहीं मिलेगी जो भाज्य भी हो। आपको समझ में आ रहा होगा भाज्य का मतलब क्या हुआ कि इसके कितने भाजक होने चाहिए, 3 होने चाहिए। एक तो ये 1 से कटे, दूसरा ये खुद से या स्वयं से कटे, इसके अतिरिक्त कम से कम इसका एक भाजक और हो तो ये 3 से कट जाएगा। इसीलिए एक ऐसी संख्या है, इसीलिए ये भाज्य संख्या है। और कैसी भाज्य संख्या? तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होगी। अगला पॉइंट है, एक सबसे छोटी विषम संख्या है, ये आप लोगों को पता है। इसके बाद 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। 3 क्या है? विषम है और अभाज्य भी है। इसके पहले कौन सी संख्या है जो अभाज्य है? एक इकलौती संख्या है, कौन? 2 है इसके पहले जो अभाज्य है, लेकिन ये सम है। तो इसके बाद कौन आता है? 3, और 3 क्या है? विषम अभाज्य संख्या है। इसके बाद एक पॉइंट और लिखा है कि 1 से लेके 100 के बीच कुल विषम संख्याएं कितनी होती हैं? 50 होती हैं। सबसे छोटी सम संख्या क्या है? तो सबसे छोटी सम संख्या 0 है बच्चों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो कि बहुत ज़रूरी थे, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। इतना आप इसको रिवीजन करिए, इसको अच्छे से समझिए। इनमें प्राकृतिक संख्याओं में अब कुछ और अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू।